कक्षा 10 का फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम वास्तविक संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे। ओके, वास्तविक संख्याओं की बेसिक क्लास पर आज वीडियो बनाएंगे और उसी पर हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का क्या महत्व है ना, या वास्तविक संख्याएं हैं क्या। तो वास्तविक संख्याएं को जानने से पहले हम थोड़ा वास्तविक संख्याओं का इंग्लिश शब्द है रियल नंबर्स, है ना। तो इस शब्द से हम भली भांति परिचित हैं, रियल से, ठीक है, रियल शब्द से हम लोग परिचित हैं। तो इस रियल के बारे में थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि रियल है क्या। तो जैसे अपन कह देते हैं कि रियल का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पेशल बनाना, है ना। जैसे कि राम, जैसे हमने लिखा कि राम इज़ अ रियल मैन, राम इज़ अ रियल मैन, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम स्पेशल हो जाएगा। मतलब राम में कुछ ऐसे गुण हैं, राम में कुछ ऐसे गुण हैं, है ना, जो राम को स्पेशल बोध करा रहा है, राम को अच्छा बता रहा है। ठीक, इसके अपोजिट हम लिखें श्याम इज़ अ बैड मैन, श्याम इज़ अ बैड या फेक मैन, है ना। तो रियल का अपोजिट क्या होगा, फेक ही होगा, है ना। तो श्याम इज़ अ रियल मैन, फेक मैन, बट श्याम क्या है, गलत आदमी है। तो आपके पेरेंट्स किसके साथ सजेस्ट करेंगे आपको रहने के लिए, राम के पास, है ना, क्योंकि राम इज़ अ रियल मैन। अक्सर पेरेंट्स अच्छे बच्चों का साथ देने की ही बात किया करते हैं कि आप अच्छे बच्चों के साथ रहो, है ना। तो जो रियल मैन है उसके पास सब कोई जाना चाहेगा, सब कोई उससे मिलना चाहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो हिंदी भाषा में रियल का शब्द किसी विशेष गुण को बतलाना होता है ना, किसी व्यक्ति के गुणों को बतलाना होता है रियल का मतलब, ठीक। लेकिन यहाँ पे गणित में रियल का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ना। रियल, जैसा कि अब हमने जाना कि रियल है क्या, किसी भी चीज़ को स्पेशल बताने के लिए रियल शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन गणित में रियल कुछ नहीं होता। जैसे हम लिखें, जैसे इधर लिख लें रियल मैन, ठीक, इधर लिखें हम रियल मैन, ठीक, और इधर लिख लिया हमने रियल नंबर, रियल नंबर्स, ओके, रियल मैन एंड रियल नंबर्स। तो रियल मैन में क्या आएगा, रियल मैन में सब लोग काउंट नहीं होंगे, होंगे क्या, नहीं होंगे। रियल मैन में वही काउंट होगा जो रियल है। जैसे कि हमने कहा स्वामी विवेकानंद, है ना, फिर हमने कहा डॉक्टर कलाम साहब, ठीक, फिर और बहुत सारे नाम ले सकते हैं, भगत सिंह, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे व्यक्तियों का नाम हम ले सकते हैं जो कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, ठीक, जिन्हें सब लोग जानते हैं, या फिर आपके आसपास में भी ऐसे व्यक्ति एग्जाम्पल के रूप में हो सकते हैं जिनको आप रियल मैन कह सकें, ठीक। इसके अपोजिट हम जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो जैसे कि नाम में रियल जब लगा देते हैं तो कोई स्पेशल व्यक्ति हो जाता है आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले, गांव, कस्बे में, आपके देश में, ठीक है। लेकिन जब रियल नंबर की बात करें तो क्या रियल नंबर ऐसा कोई नंबर बना है जिसको हम रियल कह सकें, हाँ, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको अपन कह सकें कि नहीं ये नंबर रियल है बाकी नंबर फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर में क्या है, जितने भी सारे नंबर्स हैं आपके, या तो परिमेय संख्याएं हों, या तो रेशनल नंबर हों या इरेशनल हों, ठीक है, या होल नंबर हों, ठीक, या फिर नेचुरल नंबर हों या इंटीजर हों, जितने भी नंबर हैं वे सब रियल नंबर कहलाते हैं। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ आया, है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल मैन एंड रियल नंबर्स। रियल मैन में ये है कि किसी स्पेशल व्यक्ति को ही हम रियल का दर्जा देंगे, लेकिन नंबर में जितने भी सारे नंबर हैं, आपके दिमाग में जो भी नंबर आ जाए, ठीक, जैसे मेरे दिमाग में आ गया अभी क्या 4, तो 4 इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। फिर आ गया मेरे दिमाग में 1/2, ये भी रियल नंबर। फिर मेरे दिमाग में आ गया √2, ये भी रियल नंबर। फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर मेरे दिमाग में आया 3/√5, ये भी रियल नंबर। फिर मेरे माइंड में आया -4/√3, ये भी रियल नंबर, ओके। तो जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हमारे दिमाग में आ जाएं, वे सब के सब नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो या तो वह परिमेय हो या तो अपरिमेय हो। तो कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि रियल नंबर, हमारे दिमाग में जो भी नंबर चला वही नंबर रियल नंबर है, ठीक। बात अभी हो गई। अब दूसरे शब्दों में कहें तो रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम
संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक, रियल नंबर को हम संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा सकते हैं। रियल नंबर्स को हमने लिखा, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 है ना। तो इनके बीच में हम रियल नंबरों को दर्शा सकते हैं, या रियल नंबरों को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा 1/2, हमने कहा 1/2, तो 1/2 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच आएगा, 1/2। ये क्या हो गया, ये हो गया ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या, और इसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक, फिर हम √3 का मान निकालते हैं, √2 का मान निकालते हैं, 1.414 है ना। 1.4 मतलब 1 के बाद यहाँ आ जाएगा √2 का मान। ठीक है, ऐसे मतलब जितने भी सारे नंबर हैं हम सभी नंबर्स को इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं में ये सभी संख्याएं सम्मिलित हैं। वास्तविक संख्याएं हैं क्या, जो भी नंबर आपके दिमाग में आया वही नंबर वास्तविक संख्या है। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं हैं उनमें ये सारी संख्याएं सम्मिलित हैं। तो पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर का। ठीक, नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्याएं या गिनती की संख्याएं। ठीक है, जिन संख्याओं को हम जिनसे हम गिनना प्रारंभ करते हैं। हम अक्सर गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 है ना। तो 1 से लेकर के और कहाँ तक की संख्या, पता नहीं कहाँ तक की संख्या, 1 2 3 4 है ना। ऐसे गिनते 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 हम इन्फानाइट तक पहुँच जाएंगे, है ना। हमको पता नहीं नंबर कितनी है, तो मतलब 1 से शुरुआत होती है प्राकृत संख्याओं की, और बड़ी कहाँ तक, जाति कहाँ तक है ये हमें पता नहीं, है ना। तो अगर कोई पूछे प्राकृत संख्याओं की सबसे छोटी संख्या तो 1, और प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या अज्ञात है ना, पता ही नहीं। फिर ये तो हो गई नेचुरल नंबर, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऐसे। फिर आ गया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसका काउंट कहाँ शुरू करेंगे, पूर्ण संख्याओं का 0 से 1 2 3 4 ऐसे, है ना। ये भी कहाँ तक पहुँच जाएगा, इन्फानाइट तक। मतलब प्राकृत संख्याओं के पहले 0 लगा दें, प्राकृत संख्याओं के पहले 0 लगा देने पर प्राकृत संख्या बदलकर पूर्ण संख्या बन जाती है। ओके, एक चीज़ याद रख लो, प्राकृत संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होगी, और 1 के पहले यदि हमने 0 लगा दिया तो वह संख्या प्राकृत संख्या से बदलकर पूर्ण संख्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी। ठीक, थर्ड स्टेज आता है आपके पूर्णांक का, है ना। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि जब हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं तो P और Q पूर्णांक होने चाहिए, है ना। तो पूर्णांक हैं क्या, तो पूर्णांक को समझने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे कितने भी नंबर लिख सकते हैं, इन्फानाइट तक इधर जा सकता है। इधर -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फानाइट तक, और ये प्लस इन्फानाइट तक, है ना। तो यहाँ देखें हम, तो इसकी परिभाषा हम खुद से बना सकते हैं, या तो 0 को मिला दें, तो 0 इधर कैसी संख्याएं होंगी, इधर ये देखो ये प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4, है ना। तो ये भी कैसी संख्याएं कहला जाएंगी, 1 से इधर ले लें तो प्राकृत संख्याएं कहला जाएंगी। लेकिन इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, इधर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और इधर वैल्यू होती है निगेटिव, है ना। तो इसको अपन कहेंगे धनात्मक प्राकृत संख्याएं, क्योंकि जब हम पूर्णांक लिखते हैं एक नंबर लाइन पे, पूर्णांकों को जब इंटीजर को हम लिखते हैं, है ना, इनके डिजिट को जब हम लिखते हैं तो अपन 0 से दाईं तरफ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, और 0 से बाईं तरफ नेगेटिव वैल्यू राइट करते हैं। तो इधर पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और इधर नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, धनात्मक प्राकृत संख्याएं, है ना। प्राकृत संख्याएं मीन्स चूंकि जब किसी नंबर के पहले कोई चिन्ह ना हो तो धन का चिन्ह माना जाता है, तो इसको अपन कह सकते हैं धनात्मक प्राकृत संख्याएं। और इधर इसको क्या कह सकते हैं, इधर ऋण लगा है तो ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं 0 तथा धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। कह सकते हैं ना, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं 0 और धनात्मक प्राकृत संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। या फिर ये कहें ऋणात्मक प्राकृत संख्या 0, ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा 0 से इधर क्या कर लेंगे, इसको पूर्ण संख्याएं कह देंगे। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं व पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो जब भी हम नंबर लाइन पर
नंबर लाइन बनाते हैं और अंकों को लिखते हैं -1, ठीक है, -2, 0, इधर 1, 2, तो हमेशा दाईं ओर हम पॉजिटिव वैल्यू राइट करते हैं, बाईं ओर निगेटिव वैल्यू राइट करते हैं। ओके, और इधर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाती है, और इधर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो वैल्यू वैसे वैसे घटती जाती है। जैसे यहाँ पर 0 से बड़ी 1 है और 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है। हम इधर क्या कर रहे होते हैं, प्लस की ओर जा रहे होते हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, प्लस वैल्यू की ओर जाते जाते हैं। इधर माइनस वैल्यू की ओर जाएंगे, मतलब 0 से छोटी -1, -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3, -3 से छोटी -4। मतलब माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वह 0 या -1 से उतनी ही छोटी होगी, है ना। तो जैसे अपन लिख दें -1 और -10 में बड़ी कौन सी है, तो कौन सी बड़ी होगी, -1 -10 में -1 की संख्या बड़ी होगी। ओके, जो कि माइनस की संख्या जो बड़ी नंबर होती है तो हमेशा छोटे नंबर से छोटी होती है। मतलब बड़ी संख्या, अगर छोटी जो संख्या है वह बड़ी होगी, बड़ी संख्या छोटी होगी, अपोजिट है। ओके, लेकिन हम पॉजिटिव नंबर्स में लें, 1 और 10 में कौन सी बड़ी है, तो 10 बड़ी हो जाएगी। इसी तरह इधर लिखें -87 और -983, तो कौन सी बड़ी होगी, -87, माइनस वाली संख्या बड़ी हो जाएगी जो कम नंबर की है। और इधर अगर लिखें 87 और 983, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, 983, है ना, क्योंकि धन वाली संख्या में जो बड़ी नंबर होती है वही बड़ी होती है, और ऋण वाली संख्या में यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो ऋण वाली जो संख्या छोटी होगी वह बड़ी होती है, और जो बड़ी संख्या होगी वह छोटी होती है। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लें तब तो पॉजिटिव ही बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ऋण की संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, और जब 0 से छोटी हैं तो 1, 2, 3, 4 से तो छोटी होंगी ही, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। तो ये हो गया वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम देखते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ओके, अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। जहां p और q पूर्णांक हों वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। हमें पूर्णांक लिखना है, जैसे कि हमने लिखा p/q के रूप में, हमने लिखा 1/2, तो 1/2 क्या है, एक भी पूर्णांक है धनात्मक और 2 भी पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद हमने एक नंबर और लिया, हमने लिखा -1/4, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है, क्योंकि -1 ऋणात्मक पूर्णांक है और 4 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। फिर हमने लिया 6, तो क्या 6 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि हम इसको 6 को इसके हर में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, 6/1, तो ये भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या। इसके बाद 0 क्या परिमेय संख्या है, बताओ, क्या 0 है परिमेय संख्या, तो इसको जो डिजिट होता है उसको अपन क्या मानते हैं, अंश मानते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, 0/1, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ है ये परिमेय संख्या। फिर इसके बाद अपन लिखते हैं √4/3, तो क्या ये परिमेय संख्या है, देखो p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो 3 तो पूर्णांक है ना, 3 तो संख्या रेखा पर आता है, पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक है 1, 2, 3, लेकिन √4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का पूर्ण वर्ग है ना, 2 का पूर्ण वर्ग है 4, तो इसको लिख सकते हैं 2/3, तो इस तरह से ये परिमेय संख्या है, ठीक। फिर हमने लिखा √3/2, क्या ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि √3 क्या है, पूर्णांक नहीं है ना, √3 पूर्णांक नहीं, हमने पूर्णांक में क्या पढ़ा, 1, 2, 3, 4, है ना, हमने √1, √2, √3 तो नहीं पढ़ा, तो √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं, मतलब पूर्णांक नहीं है, मतलब √3/2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक। इसी तरह आप देख सकते हैं √7/1, है ना, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, जो अंश और हर हैं, वे कैसे होने चाहिए, वह पूर्णांक होने चाहिए, है ना। पूर्णांक मीन्स ये होनी चाहिए, ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इधर इन्फिनिटी तक और इधर -इन्फिनिटी तक, है ना। ऐसे डिजिट यदि हैं, ऐसे नंबर यदि हैं, -1 हो, -10 हो, -100 हो,
-87 हो, है ना, कुछ भी संख्या, अंश हर दोनों में, ठीक। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक। अब बात आती है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की, है ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो एक बार देख लें फिर से। शांत और अशांत दशमलव, है ना, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के दो ही विकल्प हैं। परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार केवल इन दो विकल्पों में होता है, तीसरा विकल्प परिमेय संख्याओं के पास नहीं है दशमलव प्रसार में होने का। तो पहला है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्थितियों के बाद, है ना, कुछ स्टेप के बाद क्या होता है, दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है ना। कुछ स्टेप चलते हैं, कुछ स्टेप तक भाग जाता है, फिर शेषफल 0 आ जाता है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो मतलब दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, वह कहलाता है शांत दशमलव, है ना। और ऐसे दशमलव को हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2, है ना, 1/2 हमने 1 में 2 का भाग कराना है तो कितना आएगा, 1 में 2 का भाग करा लो, 2 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 5, 2 5 = 10, 2 पंचे 10, तो 1/2 कितना आया, 0.5। तो एक ऐसा दशमलव है, शांत दशमलव है ना। इसी तरह हमने लिया 1/5, 1/5 को डिवाइड कराओ, 1/5, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 5 दूना 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.2, है ना। ऐसे अपन कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिसको हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं जानते, हम कोई भी संख्या मान लो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, ठीक। जैसे हमने लिखा 0.45, तो ये कैसा होगा, ये शांत दशमलव होगा, है ना। शांत दशमलव क्यों है, क्योंकि 5 के बाद कोई डिजिट है नहीं और ना 5 के ऊपर बार लगा है। मतलब ऐसी संख्याएं आपको सिंपल फॉर्म पे दिखें, 0.45, 0.123, उसके ऊपर कुछ लगा नहीं होना चाहिए, ना आगे डॉट डॉट होना चाहिए, है ना। तो ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 45 अब इसका दशमलव हटाना है तो डेसिमल के बाद दो अंक हैं, तो हम एक के बाद 2 अंक, मतलब 100 का भाग करा देंगे, तो 45/100 परिमेय संख्या है या नहीं, है ना, क्योंकि 45 भी धनात्मक पूर्णांक है और 100 भी धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह कोई संख्या आप ले सकते हैं, 0 पॉइंट हमने ले लिया 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 डिवाइड बाई दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, तो 3 0, 123/1000, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं आप समझ गए होंगे कि शांत दशमलव क्या होता है। इसमें कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, या तो परिमेय संख्याएं दी होंगी तो आप भाग करा के देख सकते हैं, या फिर ऐसे डेसिमल में कोई सिंपल कोई संख्या लिखी गई है, ठीक है, 2 3 4 5 जितने अंकों तक, ठीक है, यदि सिंपल लिखी गई है, उसके आगे यदि डॉट डॉट नहीं है या उसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पहला भाग था शांत दशमलव। दूसरा आता है अशांत आवर्ती, जिसको अपन कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत, है ना, टर्मिनेटिंग मीन्स शांत, तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत, मतलब शेषफल 0 नहीं आएगा। और रिकरिंग, लेकिन क्या होगा, रिकरिंग होगा, मतलब पुनरावृत्ति होगी उसी डिजिट की, या तो 2 डिजिट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 डिजिट भी हो सकता है ना। तो ऐसे डिजिट का क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है। ऐसे भाग, जब ऐसे परिमेय संख्याओं का हम भाग कराते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती, और उस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम देखें अशांत आवर्ती में, तो जैसे अब 1/3 हो गया, है ना, 1/3, 1 में 3 का भाग कराओ, चलो देख लेते हैं, 1/3 भाग नहीं गया, दशमलव आया 0, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आ गया, है ना, वो एक फिर से रिपीट हो गया, फिर 3 त्रिकाई, फिर 0 लगाएंगे, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आया, फिर 0 रखेंगे, 3 त्रिकाई 9, ऐसे भाग जाता जाएगा और शेषफल 1 आता जाएगा, है ना। शेषफल कभी 0 नहीं आने वाला। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 स्टेप, जब शेषफल वही 1 आ रहा है तो बार बार 3 से भाग कराना पड़ेगा, मतलब 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 0.333, ऐसे बढ़ता ही जाएगा, 3 के अलावा कुछ आना नहीं है और शेषफल भी 0 होना नहीं है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर ऐसे बार, 0.3 के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। ये कहलाता है अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब शांत भी नहीं होगा लेकिन
पुनरावृत्ति होगी। किसकी? भागफलों की। जो भागफल आते जाएंगे उसकी पुनरावृत्ति होगी। ठीक, ऐसे ये तो जैसे इसमें हो गया परिमेय संख्याओं में। एक परिमेय संख्या और देख लो, 1/6 है ना। 1/6 का भाग कराओगे तो कितना आएगा? भाग करा के देख लो 6 का, तो भाग न जाए, लब्धे 0.0 आया। 6 कम 6 4 0, 6 पंचे 30, 6 छंगा 36, फिर से 4 आ जाएगा है ना। फिर से 4 आया, फिर 0 लगाएंगे, 6 छंगा 36, फिर 4 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 6 छंगा 36 है ना। तो ऐसे चलता जाएगा। मतलब क्या आएगा? ये आ गया 0.1 और 6 के ऊपर बार है ना। मतलब 6 क्या हो रही है? 6 की पुनरावृत्ति हो रही है ना। ठीक, ऐसी संख्याएं। इसके अलावा हम अशांत आवृत्ति में अपने से अगर कोई उदाहरण बोले कि एक शांत का और एक अशांत आवृत्ति का हमें संख्याएं बना कर दो, ठीक है, डेसिमल में बना कर दो। ठीक, परिमेय संख्याओं में नहीं, डेसिमल में बना कर दो, तो बना सकते हो। हाँ, अशांत आवृत्ति में क्या बनाओगे? यहाँ पे लिख देते हैं शांत और यहाँ पे लिख देते हैं अशांत है ना। तो शांत में हमें क्या बनाना है? शांत में हम बनाएंगे 0.5, ठीक, 0.14, 0.876 ऐसे संख्याएं बनाएंगे। अशांत में कैसी संख्याएं बनाएंगे? 0.333 ऐसे बढ़ते ही आएगा। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर भार। ठीक, ऐसे लिख देंगे 0.1465, फिर 65, फिर 65 और ऐसे चल रहा है। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? 0 पॉइंट पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 65 की, तो 0.465 के ऊपर बार है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कैसा दशमलव हमें प्रतीत हो रहा है? इसमें दशमलव प्रसार शांत है, मतलब परिमेय संख्या है, और इसमें दशमलव प्रसार शांत तो नहीं है, लेकिन भागफल की पुनरावृत्ति हो रही है। और भागफल की जब पुनरावृत्ति हो रही होगी तो वह अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो बात समझ आई परिमेय संख्याओं के बारे में, है ना। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के दो विकल्प, शांत और अशांत आवर्ती। शांत में इनमें कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, जैसे 0.5, कुछ भी बोल सकते हैं, 0.45, 0.870, 0.1903, कुछ भी बोल सकते हैं। अशांत आवर्ती में इसमें शेषफल कुछ सीमित चरणों के बाद रिपीट होता है ना। जैसे 0. कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें भी 0.146 के ऊपर बार, 0.1 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार, 0.765 के ऊपर बार। तो ऐसी संख्याएं है ना, हमने जाना कि ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब आता है इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते? जैसे कि यहाँ पे लिखा है √2, √3, √5, √7, 11, ऐसे √17 और पाई इत्यादि, है ना। तो इसे हम क्यों नहीं लिख सकते? हम तो लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं √2/1, क्या आपत्ति लिखने में, है ना। नहीं लिख सकते। हाँ, √17/1 क्यों नहीं लिख सकते? हमने लिख तो दिया भाई, हमने पढ़ा है शुरू से कि जिसका हर कुछ नहीं उसको हम एक मान सकते हैं, और जब हमने उसके हर को एक लिख दिया तो वह संख्या कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। लेकिन नहीं, क्यों नहीं होगी? पहली बात कि p और q मतलब अंश और हर दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। तो दो √2 पूर्णांक तो है नहीं, है ना, और √17 भी पूर्णांक नहीं है। ठीक, इसकी जगह पे यदि √4 होता या √9 होता तो बन जाता, क्योंकि √4 का 2 बन जाता, 2/1, है ना। 2/1 परिमेय संख्या हो जाती, या √4/1 भी परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन √2/1 परिमेय संख्या नहीं है। पहला कारण कि यह पूर्णांक नहीं है, और दूसरा कारण यह कि यह अशांत अनावर्ती है। अशांत मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, अनावर्ती मीन्स नॉन रिकरिंग। ना तो इसका शेषफल कभी 0 आता है, और ना ही इसमें भागफलों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, रिकरिंग भी नहीं है, इसमें भागफलों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती, है ना। जैसे कि हमने देखा कि जो √2 का जब हम मान निकाले तो 1.414235 ऐसे चलते चलते बहुत बड़ी डिजिट
हमें प्राप्त होती है और कहीं पर भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। पाई का मान हमने निकाला 3.141592 और इसका भी जो मान है वह कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो ये अशांत अनावर्ती है, ठीक है ना, जिसमें ना तो शेषफल 0 हो और ना ही कभी रिपीट हो भागफल, ना ही कोई नंबर रिपीट हो। ऐसे दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब पाई का मान हमने क्या पढ़ा है, पाई का मान होता है कितना, पाई का मान होता है 22/7, पाई इक्वल 22/7, क्या सही है? हाँ, पाई का मान दरअसल 22/7 नहीं होता है ना। इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार गणितीय सवाल हल करने के लिए पाई की वैल्यू अप्रॉक्स अपन 22/7 रख लेते हैं, पर इसकी एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है ना। इसके लिए फिर एक आध दिन अलग से वीडियो बनाकर हम भेज देंगे कि पाई का मान 22/7 आखिर क्यों नहीं है और पाई का मान हम 22/7 लिखते क्यों हैं, ठीक। तो बात अपरिमेय संख्याओं के बारे में कंप्लीट हुई। इसमें अपरिमेय संख्याओं में अशांत अनावर्ती होता है, केवल एक ही दशमलव प्रसार का विकल्प होता है जिसमें अशांत अनावर्ती होगा, ना तो शेषफल रिपीट होगा, ना तो शेषफल शून्य होगा और ना ही भागफल रिपीट होगा, ठीक। और परिमेय संख्याओं में 2 ऑप्शन है, 2 प्रसार हैं दशमलव प्रसार के, पहला है शांत, दूसरा है अशांत आवर्ती। शांत में भागफल शून्य हो जाएगा और अशांत में क्या होगा, अशांत आवर्ती में से भागफलों की पुनरावृत्ति होगी, ठीक। अब कोई आपसे पूछे 2 शांत दशमलव का उदाहरण बताओ, 2 अशांत आवर्ती का और 2 अशांत अनावर्ती का, तो बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बस दिमाग में रखना है। शांत है, फिर दूसरा है अशांत आवर्ती, है ना, इसको लिख सकते हैं अशांत आवर्ती, और थर्ड में क्या हो जाएगा आपका अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अशांत अनावर्ती। तो शांत में अपन लिख देंगे, कोई 2 उदाहरण हमें देने, 0.5, 0.623 कुछ भी लिख दिए, है ना। शांत का मतलब 2, 3, 4 अंकों तक जितना भी लिखना है, कम से कम 2 अंक, 1 अंक तक, दशमलव के बाद 2 अंक, 3 अंक, जितना भी लिखना चाहें और उसको शांत रख देना है, ठीक है। वो शांत दशमलव हो गया। और अशांत आवर्ती में क्या करना है, शेषफल 0 नहीं होना है लेकिन पुनरावृत्ति होनी है, मतलब 0.666 ... 0.7858585 ऐसे वही डिजिट, ठीक, बार बार क्या करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, ठीक है। तो अशांत आवर्ती हो गया। और थर्ड में अशांत अनावर्ती में अपन क्या लिखेंगे, ना तो वह शांत होगा और ना तो वह आवर्ती होगा, ठीक है। शांत भी नहीं होगा और आवर्ती भी नहीं होगा, मतलब कैसे लिखना है, कुछ भी लिखते जाओ, 1 4 6 3 2 5 3 6 9 4 ऐसे बढ़ाते जाएं, कोई भी संख्या हमको रिपीट नहीं करनी है बस, है ना। 0.659732109287 ऐसे बस, ठीक। तो ऐसे हम उदाहरण दे सकते हैं, ठीक। 2 शांत, 2 अशांत आवर्ती और 2 अशांत अनावर्ती डेसिमल नंबरों का, ठीक है, ठीक। आज के लिए इतना ही, अब कल देखेंगे प्रश्नावली 1.1 या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।